हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं हम लोग। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरी आवाज सबको क्लियरली पहुंच रही है? गुड मॉर्निंग लेखिका, गुड मॉर्निंग आंचल, गुड मॉर्निंग शुभांगी, गुड मॉर्निंग साक्षी, गुड मॉर्निंग प्रगति, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ओके, हम क्लियरली दिखाई दे रहे हैं? गुड मॉर्निंग वर्षा, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके, चलिए तो सबको जुड़ने दीजिए और आज हम लोग जो आपके प्रतीक सर छोड़ कर गए हैं वहीं से हम लोग शुरू करेंगे। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से हम लोग शुरू करेंगे एनाटॉमी। ऑलरेडी लर्निंग लाइफ क्लासेस में ये चीजें हो चुकी है, लेकिन फिर भी क्योंकि बाकी सब ज्वाइन नहीं किए थे तो इसीलिए हम यहाँ पे बहुत ही बेसिक से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक से शुरू करेंगे और एक्सटर्नल इंटरनल जेनिटेलिया को होते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, क्योंकि मेल एनाटॉमी आपका हो चुका है। मेल एनाटॉमी में आप लोगों ने क्या पढ़ा था वो चीजों को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं और तब तक सारे सब जुड़ जाएंगे और उसके बाद हम लोग क्लासेस फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का शुरू कर देंगे। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं। याद रखिएगा 2000 आज से करीब 7 साल पहले तक या उसके पहले एनिमल रिप्रोडक्शन नाम का चैप्टर हुआ करता था, लेकिन अभी ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन के नाम से। इसीलिए नीट एग्जामिनेशन के लिए अगर फोकस करना है आप लोगों को तो आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे 98%, 95 से 98% सिर्फ और सिर्फ ह्यूमंस के रिप्रोडक्शन के बारे में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, एनिमल के बारे में नहीं आते हैं। लेकिन कभी कभी 1-2% बाई चांस एनिमल्स के बारे में पूछ सकता है, तो वो एनिमल्स के बारे में क्या पूछेगा, कौन से एनिमल का कौन सा क्वेश्चन पूछेगा, ये हम आपको टाइम टू टाइम बताते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए रिप्रोडक्शन जैसे आप लोग शुरू करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा कि रिप्रोडक्शन के 2 हिस्से होते हैं, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्शन। ठीक है, मेल रिप्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने क्या देखा होगा कि हमारे पास टेस्टिस होते हैं, है ना। अगर नीचे से आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास क्या होते हैं, पेनिस होते हैं। पेनिस के बाद नेक्स्ट एक स्क्रोटम होता है जिसके अंदर टेस्टिस होते हैं। ऑलराइट, देन यूरिनरी ब्लैडर से निकलने वाले यूरेथ्रा होते हैं। उसके नीचे अटैच प्रोस्टेट ग्लैंड होते हैं, आपने देखा होगा। उसके बाद आपने सेमिनल ग्लैंड देखा होगा, सेमिनल वेसिकल देखा होगा, काउपर्स ग्लैंड अटैच होते हैं, ये भी पढ़ा होगा आपने। स्क्रोटम के बारे में अगर पढ़ा होगा तो स्क्रोटम में आपने पढ़ा होगा कि कौन कौन से लेयर होते हैं और स्क्रोटम के साथ टेस्टिस अटैच कैसे रहता है, ये भी आपने पढ़ा होगा थ्रू गुबरनैकुलम। आपने अगर टेस्टिस का पूरा पढ़ा होगा तो टेस्टिस के मसल्स के बारे में पढ़ा होगा, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, आपने कॉर्पस स्पॉन्जियोसम और कॉर्पोरा आपने ये सारे चीजें आपने पढ़ी होगी। ठीक है, मसल्स के बारे में, पेनिस के बारे में आपने पढ़ा होगा।
ठीक है, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के आप बारे में आपने पढ़ा है तो आपने सीमेन के बारे में पढ़ा होगा कि सीमेन क्या होते हैं, है ना। सीमेन में कौन कौन से मटेरियल कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, सीमेन किसको कहते हैं, स्पर्म किसको कहते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। स्पर्म और सीमेन में क्या डिफरेंस है ये आपने पढ़ा होगा। तो क्या था स्पर्म और सीमेन में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम आपको एक बार फिर से बताते हैं। स्पर्म किसको कहेंगे, स्पर्म एक सेल है जो कि सीमेन के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन सीमेन क्या है, सीमेन वो सब फ्लूइड को मिलाकर हम उसको सीमेन कहते हैं। तो सीमेन क्या है, वो कंप्लीट फ्लूइड है जिसके अंदर स्पर्म सेल प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप आगे अगर अभी एक चीज जो हम बताने वाले अगर नहीं पढ़ा है तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि वो क्या है, वैसेक्टोमी। अगर हम लोग वैसेक्टोमी कर देते हैं, आपने देखा होगा कि ये आपका टेस्टिस है और इस टेस्टिस का जो ऊपर एपिडिडाइमिस है और फिर यहां से निकलते हैं वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंस जाते हैं आपके सेमिनल वेसिकल में, है ना, सेमिनल वेसिकल में वास डिफरेंस जाते हैं। तो ये वास डिफरेंस को क्या किया जाता है, वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया जाता है। ठीक है, वास डिफरेंस को क्या कर दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। अगर इस वास डिफरेंस को ब्लॉक कर दिया गया, इसको हम कहेंगे वासेक्टोमी, इसको हम कहेंगे वैसेक्टोमी। इस कंडीशन में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नीट के एस्पेक्ट से, एम्स के भी एस्पेक्ट से। अगर आपको वैसेक्टोमी कर दिया गया है तो जो यहां से रिलीज होगा, जो यहां से फ्लूइड रिलीज होगा, पेनिस के थ्रू जो फ्लूइड रिलीज होगा, ये फ्लूइड के अंदर क्या स्पर्म प्रेजेंट होंगे, क्या सीमेन रिलीज होंगे? तो आंसर आप लोग अगर देंगे कि नहीं, वैसेक्टोमी के वजह से सीमेन रिलीज नहीं होता है, तो ये आंसर गलत हो जाएगा, ये आंसर गलत हो जाएगा। सीमेन रिलीज होते हैं। यही अगर आप लोगों को डिफरेंस नहीं पता है कि सीमेन और स्पर्म क्या होते हैं, आपका आंसर यहां पे होगा कि नो, सीमेन इज नॉट रिलीज्ड। अगर आप लोगों को पता है कि स्पर्म और सीमेन का क्या डिफरेंस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा जा चुका है कई बार एम्स में और नीट के लिए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। अगर आपको पता है कि स्पर्म और सीमेन का डिफरेंस क्या है, आप लोग बता देंगे कि नहीं, सीमेन प्रोड्यूस होते हैं। क्वेश्चन है कि डज सीमेन प्रोड्यूस्ड आफ्टर वैसेक्टोमी? आंसर इज यस, ऑप्शन इज यस, नो, मे बी और नेवर। आपका आंसर होना चाहिए यस, सीमेन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, इस पेनिस से सीमेन प्रोड्यूस होता है। ऑलराइट, तो वो प्रॉब्लम है, तो यहां पे समझना है। तो क्या समझना है, अभी आपके आंसर हमने देखा, नो आपने कहा था, सीमेन रिलीज होते हैं, इसका मतलब है कि आपको डिफरेंस में कंफ्यूजन है। सीमेन एक कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है। सीमेन क्या है, एक कलेक्शन ऑफ फ्लूइड है जिसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, और कौन कौन से कंपोनेंट हैं? नंबर 1 फ्रक्टोस होते हैं, नंबर 2 आपको कई सारे ब्लड कोयागुलेंट्स होते हैं, ब्लड कोयागुलेंट्स। ठीक है, उसके बाद आपको स्पर्म होते हैं, उसके बाद आपको क्या होते हैं, और भी कई सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और भी कई सारे कंपोनेंट्स, कैल्शियम होते हैं, ऑफ कोर्स कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, और भी कई सारे कंपोनेंट्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं सबको मिलाकर हम सीमेन कहते हैं। तो अगर ये यहां से क्या रिलीज होता है, सिर्फ यहाँ पे स्पर्म एंटर करते हैं, यहां से स्पर्म ही जाते हैं, लेकिन अगर ये ब्लॉक हो गया तो स्पर्म का एंट्री रुक जाएगा। लेकिन जो हमारा सेमिनल वेसिकल है, जो हमारे सेमिनल वेसिकल है, उस सेमिनल वेसिकल से, ठीक है, ये हमारे क्या है, ये हमारे सेमिनल वेसिकल है। ठीक है, हमारे सेमिनल वेसिकल है, इस सेमिनल वेसिकल से सीमेन रिलीज होगा और यहां से फ्लूइड तो रिलीज होंगे, लेकिन उस फ्लूइड में स्पर्म एब्सेंट होगा, स्पर्म एब्सेंट होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मेल एनाटॉमी में आपको वासा डिफरेंस इसके बारे में भी आपने पढ़ा होगा। वैसे ही फीमेल्स के बारे में भी आप लोग अगर पढ़ते हैं
तो फीमेल्स का एनाटॉमी हम लोग पढ़ते हैं, है ना, बेसिक एनाटॉमी पढ़ते हैं, एक्सटर्नल जेनिटेलिया पढ़ते हैं, फिर इंटरनल जेनिटेलिया पढ़ते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विथ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, then we'll go in detail with the female anatomy, female reproductive anatomy. Then we will talk about fertilization, gametogenesis, fertilization, embryogenesis, which means embryological development. All right, okay, so let's start with the external genitalia. एक्सटर्नल जेनिटेलिया किसको कहते हैं? एक्सटर्नल जेनिटेलिया का वर्ड आपके कई सारे बुक्स में इस्तेमाल किया गया होगा। एक्सटर्नल जेनिटेलिया किसको कहते हैं? ये हमारे जो जेनिटेलिया है एक्सटर्नल, मतलब बाहर की तरफ, बाहर में हमारे बॉडी से बाहर की तरफ जो अपीयर होते हैं, दिखते हैं, उनको पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वल्वा। यस ऑफ कोर्स, वल्वा को हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। सो एक्सटर्नल जेनिटेलिया, या फिर हम इसको कहेंगे वल्वा, ठीक है, वल्वा को हम एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस हियर, ये यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, ये एक्सटर्नल जेनिटेलिया के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सो हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं और उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। यहां पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर आपको, ये जो एंटायर ये जो दिख रहा है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एक्सटर्नल जेनिटेलिया, एंड दिस इज द ओपनिंग। नाउ हियर यू कैन सी this is a small muscle which is present here, small muscle which is present here। ये जो ऊपर से एक स्मॉल मसल जो प्रेजेंट होता है यहाँ पे, जिसका एंडिंग, ये जो जिसका जो रिमेनिंग पोर्शन होता है वो हमारे बॉडी के अंदर होता है, रिमेनिंग पोर्शन बॉडी के इंटरनल साइड में होता है। एक्सटर्नली हमें सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे मसल का टुकड़ा दिखाई देगा, ठीक है, मसल का छोटा सा यहाँ पे टुकड़ा हमें दिखाई देगा, ठीक है, मसल का छोटा सा टुकड़ा हमें यहाँ पे दिखाई देगा। इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं क्लाइटोरिस। इसको हम क्या कहते हैं? क्लाइटोरिस। इसको हम क्या कहेंगे? क्लाइटोरिस कहेंगे। उसके बाद बाहर में एक्सटर्नल साइड में, ठीक है, एक्सटर्नल साइड में आपको क्या होते हैं? एक्सटर्नल साइड में आपको एक मसल का बड़ा सा रीजन होता है, ठीक है, लार्जर वन। इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे लेबिया मेजोरा। लेबिया मेजोरा, लेबिया मेजोरा, ठीक है, दिस इज लेबिया मेजोरा। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ पे जो आपका जो क्लाइटोरिस है, ये क्लाइटोरिस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का होमोलोगस ऑर्गन है, होमोलोगस ऑर्गन है। ये क्लाइटोरिस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कौन सा और पार्ट का ये होमोलोगस ऑर्गन है? ये नीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो ये क्लाइटोरिस यहाँ पे है, ये हमारे पेनिस, हमारे जो पेनिस होते हैं वो पेनिस का होमोलोगस पार्ट होता है ये क्लाइटोरिस, ठीक है, जो पेनिस होते हैं उसका होमोलोगस, वो ये दोनों समान यहाँ पे काम करते हैं, ठीक है। एरेक्टाइल टिश्यू, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं एरेक्टाइल टिश्यू। इनको हम क्या कहते हैं? एरेक्टाइल टिश्यू कहते हैं, एरेक्टाइल टिश्यू। अगर इसी एरेक्टाइल टिश्यू में अगर प्रॉब्लम होता है, अगर एरेक्टाइल टिश्यू में प्रॉब्लम होता है
तो एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकते हैं। मतलब पेनिस, अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो पेनिस एरेक्ट होगा ही नहीं, बिकॉज यहाँ के जो एरेक्टाइल टिश्यू होते हैं वो फंक्शन नहीं करते, वो आपके न्यूरॉन से कनेक्टेड नहीं होते, और या कनेक्टेड होते तो वहां पे उनके कुछ डिसफंक्शंस हो जाते हैं, मे बी ड्यू टू स्ट्रेस, ड्यू टू ओवर अल्कोहल कंजप्शन, ड्यू टू एक्सेसिव या अबनॉर्मल डाइट। उनके वजह से एरेक्टाइल टिश्यू जो है उनमें आपको डिसफंक्शंस आ जाते हैं, जिसको हम कहते हैं एरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो क्या ये एरेक्टाइल डिसफंक्शन आपको फीमेल में भी हो सकता है? फीमेल में भी एरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस रहते हैं, ठीक है, फीमेल में भी एरेक्टाइल डिसफंक्शन होने के चांसेस रहते हैं, जिसके वजह से हमारे सेक्सुअल अट्रैक्शन या सेक्सुअल कैपेसिटी में आपको प्रॉब्लम क्रिएट होती है। खैर, दैट इज वन डिफरेंट पार्ट। डिसऑर्डर में एरेक्टाइल डिसफंक्शन का, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम डिसऑर्डर में एरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में क्वेश्चन आते हैं। तो ये होमोलोगस है। आपके नीट के एग्जामिनेशन में मैच द फॉलोइंग आपको दिया जाएगा, मैच द फॉलोइंग आपको दिया जाएगा, जिसमें कॉलम ए और कॉलम बी होगा, ठीक है, कॉलम ए और कॉलम बी होगा, जिसमें यहाँ पे ऑर्गन का नाम दिया होगा और उस ऑर्गन को होमोलोगस ऑर्गन के साथ यहाँ पे मैच करना होगा कि कौन सा ऑर्गन होमोलोगस टू मेल एंड फीमेल है। तो होमोलोगस ऑर्गन कौन सा है, इसको मैच करने के लिए क्वेश्चंस आते हैं एम्स में और नीट में भी, ठीक है। तो इसीलिए कौन कौन से ऑर्गन मेल और फीमेल का होमोलोगस पार्ट है, उस चीज को आप लोग नोट करके और बॉक्स बनाकर रख लीजिएगा और रोज पढ़िएगा उसको। ये है आपका लेबिया मेजोरा। उसके बाद ये जो अपर रीजन में, अपर पोर्शन में आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, यहाँ पे हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, है ना, यहाँ पे क्या होते हैं, हेयर फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हेयर फॉलिकल्स। क्यों हम हेयर फॉलिकल्स का स्ट्रेस कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि यहां से भी एक क्वेश्चन बनता है, और वो है कि हेयर फॉलिकल एक्सटर्नल जेनिटेलिया के कौन से पार्ट में हेयर फॉलिकल प्रेजेंट नहीं होता है। दैट इज वन क्वेश्चन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, ठीक है। तो ऑप्शन आएगा मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, ठीक है। तो ये जो माउंटेन जैसा, ये जो आपको ऐसे यहाँ पे कर्व दिख रहा है, इसको हम कहते हैं, इसका नाम है मॉन्स प्यूबिस, इसको हम कहते हैं मॉन्स प्यूबिस। मॉन्स यानी इट इंडिकेटिंग माउंटेन, मॉन्स हम इसलिए कहते हैं बिकॉज मॉन्स मींस माउंटेन, और ये माउंटेन जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे अपीयर हो रहा है, इसीलिए हम इसको मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? मॉन्स प्यूबिस कहते हैं। ऑलराइट, तो कौन सा पार्ट होता है जो हेयरलेस होता है? लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस, या सम अदर पार्ट। आपको नन ऑफ द अबव या ऑल द अबव आपको ऑप्शन आ सकता है, ठीक है। तो आपको आंसर चूज करना है, मुझे अगले क्लास में या क्लास खत्म होते ही आपको आंसर मुझे भेज देना है। ऑलराइट, तो ये है आउटर पोर्शन जिसको हम कहते हैं लेबिया मेजोरा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, इसके अंदर में आपको एक और लेयर होता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा, जिसको हम कहते हैं लेबिया माइनोरा। ऑलराइट, क्या कहते हैं? लेबिया माइनोरा। एक थिन लेयर होता है लेबिया माइनोरा। उसके बाद क्या होते हैं, यहां से इस जेनिटेलिया में दो ओपनिंग होता है, ठीक है, रिमेंबर, दो ओपनिंग होता है। एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओराफाइस, जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओराफाइस, ठीक है, स्मॉल ओपनिंग होता है जिसको हम कहते हैं यूरेथ्रल ओराफाइस। तो ये क्या है? दिस इज योर यूरेथ्रल ओराफाइस। एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओराफाइस हम इसको कहेंगे। उसके बाद इसके ही जस्ट नीचे एक ओपनिंग और होता है, और इसी को हम कहते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एक्सटर्नल वजाइनल ओराफाइस, एक्सटर्नल वजाइनल ओराफाइस, एक्सटर्नल वजाइनल ओराफाइस। ये वजाइना नहीं कहेंगे हम, इस ओपनिंग को वजाइना नहीं कहते हैं, इस ओपनिंग को हम एक्सटर्नल वजाइनल ओराफाइस कहते हैं, और वजाइना, इसके इंटरनल पार्ट को हम वजाइना कहते हैं,
ठीक है, जैसे अगर बनाया जाए, ठीक है, अगर बनाया जाए तो ये आपको क्या है, ये आपको है सर्विक्स, ये आपको क्या है सर्विक्स, और यहां से आते हैं आपको वजाइना, यस ये वजाइना, तो ये वजाइनल ओपनिंग है, तो ये वजाइनल ओराफाइस है। ओरिजिनल जो वजाइना है, दिस इज व्हाट द वजाइना इज, this is what the vagina is, this part is cervix, this part is vagina, this is the external vaginal orifice, और यही external orifice हमें यहाँ पे दिखाई देता है, ठीक है, और ये क्या है, this is your endometrial lining, this is your cavity, ठीक है, इसको हम डिटेल में अभी देखेंगे। now we are talking about the external genitalia, क्लियर हो गया। उसके बाद यहां पे क्या होते हैं, वेस्टिब्यूल्स होते हैं, और यहाँ पे एक छोटा सा ग्लैंड होता है, यहाँ पे क्या होता है, दोनों साइड में आपको छोटा सा ग्लैंड होता है, और इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, इस ग्लैंड को हम कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड। इस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं, इस ग्लैंड को हम कहते हैं बार्थोलिन्स ग्लैंड, बार्थोलिन्स ग्लैंड, ठीक है। ये बार्थोलिन्स जो ग्लैंड होता है, ठीक है, ये हमारे जो बार्थोलिन ग्लैंड है, ये बार्थोलिन ग्लैंड इज ऑल्सो अ होमोलोगस ऑर्गन, होमोलोगस ऑर्गन और होमोलोगस ग्लैंड टू वन ऑफ योर मेजर ग्लैंड प्रेजेंट इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और वो किस चीज का वो होमोलोगस ग्लैंड है, बताइए तो कौन किस चीज का है, यस टेल मी, यस ऑफ कोर्स वेरी गुड, bulbourethral gland, bulbourethral gland, या फिर हम उसको कहेंगे काउपर्स ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड, bulbourethral gland कहेंगे, या हम उसको कहेंगे काउपर्स ग्लैंड, which is present at the urethra, which is present at the junction point of urethra, यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है आपको यूरेथ्रा के, ठीक है, सो इट इज प्रेजेंट इन द जंक्शन रीजन ऑफ द यूरेथ्रा, ठीक है, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और पिनाइल यूरेथ्रा के पास होता है आपको ये बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड, क्लियर है। ये क्या काम करता है, बार्थोलिन ग्लैंड क्या काम करता है, तो बार्थोलिन ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड या बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड एक बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है, सेक्रीशन ऑफ म्यूकस। ये क्या करता है, ये म्यूकस सेक्रीशन का काम करता है। ऑल राइट, ओके, वेरी नाइस। तो अगर बात किया जाए, अगर हम बात करें तो ये आपको कुछ यहाँ पे सेक्शंस बताए गए। यहाँ पे छोटा सा पार्ट है, ये क्या है, व्हाट इज दिस पार्ट, दिस इज कॉल्ड एनस और एक्सटर्नल एनस, एक्सटर्नल एनस, ठीक है, इसको हम कहेंगे एनस और एक्सटर्नल पार्ट ऑफ द एनस। एनस में भी आपने पढ़ा होगा डाइजेस्टिव सिस्टम में कि एनस के भी दो स्पिंस्टर होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। हर चीज को रिवाइज करते रहना चाहिए, अगर हम इस चीज को पढ़ रहे हैं तो इससे जुड़ा हुआ या इससे थोड़ा सा अगर कुछ याद आता है तो पीछे वाला चीजों को तुरंत उसको रिवाइज करके निकलना चाहिए, ताकि हमें अलग से टाइम नहीं मिलेगा कि अलग से बैठ के हम लोग पढ़ेंगे। इसी चीज को, इसी को पढ़ते पढ़ते हमें वो चीज भी रिवाइज कर लेना चाहिए, ठीक है, टाइम मिला उसी वक्त कर लो रिवाइज। तो एनस होता है और एनस के पास हमने पता है क्या होता है, इंटरनल एक स्पिंस्टर होता है और एक्सटर्नल स्पिंस्टर होता है। एक वॉलेंट्री होता है और दूसरा इनवॉलेंट्री होता है ना। वॉलेंट्री कौन सा होता है, बाहर वाला वॉलेंट्री होता है और इंटरनल स्पिंस्टर इनवॉलेंट्री होता है, क्लियर है, ऑल राइट। तो ये था एक्सटर्नल जेनिटेलिया, राइट, ये क्या था, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। फिर से हम रिवाइज कर देते हैं और एक छोटा सा पार्ट आपको बता देते हैं। ये क्लाइटोरिस हमने बताया, ये क्लाइटोरिस का फंक्शन क्या है और बाकी चीजों का फंक्शन क्या है। क्लाइटोरिस का फंक्शन सिंपल सा है, एरेक्शन, ठीक है, और इसका एकमात्र फंक्शन है एरेक्शन, ठीक है। सेक्सुअल इंटरेस्ट और सेक्सुअल इंटरेस्ट के दौरान या सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ये हमारे जो मसल्स होते हैं स्टिमुलेट होते हैं, और यहाँ आपको क्वेश्चन आएगा और क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को खुद देना है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये कौन सा मसल से बना है, अगर ये होमोलोगस कौन से मसल का है, अगर आप ये सही से पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, तो बता सकते हैं कि ये क्लाइटोरिस किस मसल से बना है, ठीक है। तो ये पेनिस का दो मसल्स होते हैं पेनिस में, और उस मसल का एक मसल इससे होमोलोगस मसल होता है, और वही एरेक्शन के लिए होता है। वही क्या होता है, एरेक्शन। दो चीज है, एक स्पॉन्जी है और एक है
कॉर्पोरा, है ना, कॉर्पस कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम या कॉर्पस स्पॉन्जियोसम कॉर्पोरा कोवर्नोसा, ठीक है। ऑलराइट, तो यहाँ पे कौन सा है, कोवर्नोसा है कि स्पॉन्जियोसम है, आपको यहाँ पे देखना है, और वही होमोलोगस होता है। तो ये इसका एकमात्र, इसका और कोई फंक्शन नहीं है, इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही फंक्शन है, एरेक्शन, सेक्सुअल प्लेजर, ठीक है। ऑलराइट, दूसरा है आपका मॉन्स प्यूबिस और हेयर। यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी होते हैं, यानी स्वेट प्रोड्यूस करने वाले स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं आपके यहाँ इस रीजन पे। स्किन सरफेस है तो यहाँ पे स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है हेयर फॉलिकल्स के पास, और अंदर से आपको स्वेट भी यहाँ से प्रोड्यूस होते हैं। ये आपको जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं ये आपके बहुत सारे इंफेक्शन से हमें बचाते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, अनवांटेड मटेरियल हमारे इस ओपनिंग के थ्रू एंटर नहीं कर जाए, इससे भी हमें बचाते हैं। यूरेथ्रल ओराफाइस जो होते हैं वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओराफाइस, ये यूरिन के लिए होता है, ये यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, ठीक है, ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, क्वेश्चन में कभी बहुत आसान क्वेश्चन पूछे और कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि यूरेथ्रल ओराफाइस और वेजाइनल ओराफाइस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें ये दोनों दे दिया जा सकता है। आपको लगेगा कि अरे हमने तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में यूरेथ्रल ओराफाइस पढ़ा था, तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये यूरेथ्रल ओराफाइस यूरिनरी सिस्टम का पार्ट है, रिप्रोडक्शन से इसका कोई संबंध नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता है एक्सटर्नल वजाइना, एक्सटर्नल वजाइनल ओराफाइस, एक्सटर्नल वजाइना या एक्सटर्नल वजाइनल ओराफाइस, ये कॉपुलेशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, कॉपुलेशन में मदद करने के लिए होता है, ठीक है। कॉपुलेशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कॉपुलेशन, इस टर्म का इस्तेमाल एम्स के क्वेश्चन पेपर में किया जाता है, नीट में भी पूछा जा सकता है, बट हमने इसको एम्स के क्वेश्चन पेपर में देखा था कॉपुलेशन। Not only copulation is used for humans, copulation is also used for other animals sexual intercourse, ठीक है, उसको भी हम copulation ही कहते हैं। All right, ये vaginal orifice, यहाँ पे एक thin layer होता है जिसको हम कहते हैं हाइमन, इसके ऊपर कवरिंग क्या होता है, thin layer होता है जिसको हम कहते हैं हाइमन। कहा जाता है कि दिस हाइमन इज इंपॉर्टेंट फॉर द वर्जिनिटी चेक, बट इट इज नॉट इंपॉर्टेंट दैट इफ द हाइमन इज प्रेजेंट अनब्रोकन। हाइमन क्या होता है, पतला सा लेयर होता है, ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स इट इज ब्रोकन, मतलब वो टूट जाता है सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये हाइमन सिर्फ सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान ही टूटे, ठीक है। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी, विगरस एक्सरसाइज, साइकिलिंग, ऐसे कई सारे एक्टिविटीज होते हैं हमारे डे टू डे लाइफ में जिसके वजह से ये हाइमन ब्रेक हो सकता है, ठीक है। तो हाइमन, अगर क्वेश्चन आए कि हाइमन का ब्रेक होना, यानी अगर क्वेश्चन आपको आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इंडिकेट, मतलब यहां से क्वेश्चन सेक्सुअल इंटरकोर्स जो होते हैं, तो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है कि नहीं है। अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है तो वो वर्जिन के लिस्ट में नहीं आते, लेकिन सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर नहीं किया है तो वो वैसे पर्सन्स के वो वर्जिन के कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये थिन लेयर है जिसको हम हाइमन कहते हैं, ठीक है। और हाइमन से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे लास्ट ईयर के प्रैक्टिकल के क्लास में जो एक्सटर्नल आए थे वो हाइमन के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए थे, तो ये वाइवा के क्वेश्चन में भी अगर कोई एक्सटर्नल चाहे तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली ये क्वेश्चन आपको नीट के एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया, ठीक है। यहां पे आपको ध्यान देना है कि ओके, ठीक है, चलिए। सो दैट्स ऑल अबाउट योर एक्सटर्नल जेनिटेलिया। नाउ वी विल टॉक अबाउट इंटरनल जेनिटेलिया, ठीक है। तो इसको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर इसको लेबल कर सकते हैं पार्ट्स को, या फिर आपके बुक में ऑलरेडी अवेलेबल होगा।
ठीक है। ऑल राइट, ओके, यहाँ पे क्वेश्चंस आए हुए हैं। ऑल राइट, तो इंटरनल जेनिटेलिया, ठीक है। तो इंटरनल जेनिटेलिया की बात अगर करते हैं तो इंटरनल जेनिटेलिया शुरू होता है, अच्छा ये होता कहाँ है इंटरनली, अगर जेनिटेलिया बात करें तो ये किस कैविटी में प्रेजेंट होता है? हमारे बॉडी में कई सारे कैविटीज होते हैं, यस और नो, कई सारे कैविटीज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्रेनियल कैविटी है, टॉप में क्रेनियल कैविटी है। थोरैसिक कैविटी, राइट, क्या है? थोरैसिक कैविटी है। उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी, क्लियर। पेल्विक कैविटी है ना, पेल्विक कैविटी होता है। सो ये आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो बाकी का पार्ट्स होते हैं, ये आपको कहाँ होते हैं? ये आपको प्रेजेंट होते हैं लोअर एब्डोमिनल कैविटी में। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? लोअर एब्डोमिनल कैविटी, यानी पेल्विक रीजन में। पेल्विक कैविटी हम कह सकते हैं यहाँ पे, पेल्विक कैविटी या लोअर एब्डोमिनल कैविटी। सो अगर बाहर से देखा जाए तो ये किस लोकेशन में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है? So this is the region where abdominal cavity ends, lower abdominal cavity. So अगर हम बोन्स की बात करें, स्केलेटल सिस्टम की बात करें, तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसे स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, है ना, कुछ ऐसे स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक, कुछ ऐसे स्केलेटल सिस्टम यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो हियर इज द रीजन वेयर योर रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटरनल ऑर्गन यहाँ यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। दिस इज द एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट। यहाँ पे दो ओवरी यहाँ पे दोनों साइड में होंगे और फिर यहीं से खत्म होता है। एंड दिस इज द रीजन, this is the region where vaginal orifice will be present. Here is the region where vaginal orifice will be present, ठीक है। तो this is the exact location pelvic cavity और lower abdominal cavity में present होता है, ठीक है। हम इसको स्केलेटल स्ट्रक्चर और कौन से वर्टिब्रा से के पार्ट्स होते हैं वो हम स्केलेटल सिस्टम अगर आपके प्रतीक सर बताएंगे तो स्केलेटल सिस्टम में आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर पार्ट कौन से वर्टिब्रा के पास प्रेजेंट होता है, ठीक है, और कौन कौन से यहाँ पे न्यूरॉन्स जुड़े रहते हैं। ऑल राइट, चलिए। सो फ्रॉम द बॉटम यहाँ पे क्या है? दिस इज योर सर्विक्स, दिस इज योर uterine cavity, is your uterine cavity and बराबर कर देते हैं, बराबर है, थोड़ा सा बड़ा हो गया है। ऑल राइट, ओके, एंड हियर इज योर वजाइनल ओराफाइस, हियर इज अ वजाइनल ओराफाइस, ठीक है, वजाइना। नाउ all right, so this is what the cavity is.
ऑलराइट, सो यहाँ पे क्या दिख रहा है, दिस इज व्हाट योर इंटरनल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और इंटरनल जेनिटेरिया लुक्स लाइक। ठीक है, सो ये स्केलेटल सिस्टम, ये हमारे पेल्विक कैविटी का रीजन है, यहाँ पे आपके बोन्स होंगे, यहाँ पे इस स्ट्रक्चर पे आपको दो बोन्स का आपका हिप बोन्स आपको दिखाई देंगे। ठीक है, हिप बोन्स। तो ये क्या है, दिस रीजन, दिस वन इज एक्सटर्नल, नीचे क्या है, एक्सटर्नल वजाइनल ओराफाइस है, और ये क्या है, दिस इज वजाइना, दिस इज योर वजाइना, दिस इज द वजाइना। फ्रॉम हियर टू हियर दिस रीजन, यहां तक ये रीजन क्या है, दिस इज योर सर्विक्स, दिस इज व्हाट, ठीक है, क्या है, ये कैविटी है, ये कैविटी है, और ये क्या है, वॉल ऑफ द कैविटी, और ये कौन सा कैविटी है, ये आपका, अच्छा ये क्या है एक्चुअली, ये है आपका यूटेरस, ये क्या है, यूटेरस है। यूटेरस क्या है, एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ओवल बॉल। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, एक ओवल बॉल है, ठीक है, एक ओवल बॉल है, ओवरी ऐसे होते हैं, ओवल बॉल। हमने क्या किया, इसको बीच से इसको ऐसे काट दिया, बीच से ऐसे काट कर हमने इसको ऐसे दिखाया है, तो यहाँ पे कैविटी तो बनेंगे ही, क्योंकि बॉल है और अंदर में पूरा कैविटी है। हमने क्या किया है, इसको बीच से ऐसे काट दिया है, जब बीच से ऐसे काटेंगे क्रॉस सेक्शन करेंगे, है ना, इसको क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन करेंगे, कि लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन करेंगे, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है कि क्रॉस सेक्शन है, आप लोग सोच लीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिकल में काम करने वाला है, क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल के लिए। ठीक है, आप अगर डिसेक्शन करते हैं वेजिटेबल का, फ्रूट्स का, या जो भी डिसेक्शन का, एनिमल्स का डिसेक्शन करते हैं, वहां पे जरूरी पड़ता है क्रॉस सेक्शन और ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये कौन सा सेक्शन आप सोच लीजिए, हमने बीच से इसको काट दिया, काटा है, तो पूरा क्या है, पूरा है यूट्रस, है ना, ये पूरा क्या है, पूरा यूट्रस है, और इसके अंदर जो प्रेजेंट है ये क्या है, यूटेराइन कैविटी है, क्या है, दिस इज योर यूटेराइन कैविटी, यूटेराइन कैविटी। ठीक है, और ये क्या है, उसका वॉल, यानी हमने जो यहाँ पे बनाया है, ये हमारा जो हाथ क्या है, इसका वॉल है, और इसके अंदर कैविटी है। ठीक है, तो ये क्या है, ये यूटेराइन वॉल है, यूटेराइन वॉल, ये भी आपका यूटेराइन वॉल है, और ये भी आपके यूटेराइन वॉल्स है। ठीक है, तो ये क्या है, ये वजाइना है, एक्सटर्नल वजाइनल ओराफाइस है, ये सर्विक्स रीजन है, और ये आपका पूरा यूट्रस है, और ये यूटेराइन वॉल है, क्योंकि हमने क्रॉस सेक्शन किया है, ये यूटेराइन वॉल है, और ये यूटेराइन कैविटी है, और ये फंडस रीजन है। ये कौन सा रीजन है, ये फंडस रीजन है, फंडस रीजन ऑफ यूटेराइन कैविटी, ये फंडस रीजन है, यूटेराइन कैविटी का फंडस रीजन, और फंडिक रीजन हम कह सकते हैं, फंडस और फंडिक रीजन। ये क्या है, ये दोनों तरफ आपको एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, एक ग्लैंड प्रेजेंट होता है दोनों तरफ, और इसको हम कहते हैं ओवरी, इसको हम क्या कहते हैं, ओवरी कहते हैं। ये क्या है, ये आपको, ये कंप्लीट ट्यूब को हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब, इस कंप्लीट ट्यूब को क्या कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, या हम इसका एक और नाम भी रख सकते हैं, जिसको हम कह सकते हैं ओवी डक्ट। अब हम इसको ओवी डक्ट क्यों कहते हैं, दैट इज द क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये जो ओवी डक्ट है, इसको हम ओवी डक्ट इसलिए कहते हैं बिकॉज ओवी इंडिकेटिंग ओवम, और डक्ट मींस नली, आपको पता ही है, इसको हम नली कहते हैं, है ना, डक्ट मींस नली, यानी पाथवे या ट्यूब या पासेज हम कह सकते हैं। तो ओवम को, ओवम जिस नली से पास करता है उसको हम कहेंगे ओवी नली, यानी ओवी डक्ट, ओवम का नली ओवी डक्ट। ऑल राइट, चलिए, और ये अगर ओवी डक्ट को हम अलग से देखें तो ओवी डक्ट में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ओवी डक्ट के भी अलग अलग रीजन का अलग अलग नाम होता है। ठीक है, ओवी डक्ट का भी अलग अलग रीजन का अलग अलग नाम होता है। नंबर 1, ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आपको दिख रहे हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस क्या होते हैं, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हम इसको कहते हैं फिम्ब्रिये, इसको क्या कहते हैं, फिम्ब्रिये या फिम्ब्रिया। ठीक है, उसके बाद ये पर्टिकुलर रीजन क्या है, ये पर्टिकुलर रीजन फिम्ब्रिया के बाद और इसके पहले ये जो रीजन है, इसको हम कहते हैं इनफंडिबुलम, इसको हम क्या कहते हैं, इनफंडिबुलम।
इसको हम क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम। ऑलराइट, मतलब इसको इस पर्टिकुलर रीजन को यहां से लेकर हम यहां तक क्या कहेंगे, इनफंडिबुलम कहेंगे। उसके बाद ये जो यहाँ पे बेंड है, यहाँ पे जो ये कॉर्नर है, ठीक है, ये जो कॉर्नर साइड है, ठीक है, या यहाँ पे ये जो कॉर्नर साइड है, इस कॉर्नर रीजन को हम क्या कहेंगे, इस कॉर्नर रीजन को हम कहते हैं एम्पुला। इस कॉर्नर को क्या कहते हैं, एम्पुला। ठीक है, कॉर्नर को क्या कहते हैं, एम्पुला कहते हैं। ठीक है, दिख रहा है क्लियरली, एम्पुला। उसके बाद ये एम्पुला के बाद यहां से लेकर यहां तक हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इस्थमस। इसको हम कहते हैं इस्थमस, यहां से लेकर यहां तक। सो एम्पुला जहां एंड होता है वहां से लेकर इस ओपनिंग तक हम क्या कहते हैं, इस्थमस कहते हैं। ऑलराइट, यहां पे हम एक क्वेश्चन आपको देते हैं, आप लोग इस क्वेश्चन के आंसर मुझे बताइएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन का आंसर हम ऑलरेडी शायद आपको हम बता भी चुके हैं, लेकिन फिर भी हम पूछ रहे हैं, आप मुझे बताइएगा। ये जो यहाँ पे ओपनिंग होता है या यहाँ पे जो ओपनिंग होता है इसका नाम होता है। ठीक है, और उस नाम का जो पहला अक्षर है वो होता है ओ और लास्ट लेटर होता है एम। बीच में 4 लेटर के बाकी है, इस 4 लेटर को आप लोग फिल करिएगा और हमें बताइएगा कि ये होता क्या है। ठीक है, या फिर खैर, या फिर छोड़िए, आप ही पूरा लेटर बता दीजिए। हम हो सकता है कि हम गलत बता रहे हो, है ना, तो आप ही हमें बता दीजिए कि ये ओपनिंग और ये ओपनिंग को हम क्या कहते हैं। अगर आप नहीं बता पाए तो हम बता देंगे, लेकिन फिर भी आप लोग गेस करिए, ट्राई करिए। ऑलरेडी हम बता चुके हैं, लेकिन फिर भी आप लोग ट्राई करिए कि इस ओपनिंग और इस ओपनिंग को हम लोग कहते क्या हैं। ठीक है, चलिए, तो ये है फिम्ब्रिया, ये है आपका इनफंडिबुलम, ये है एम्पुला और ये है इस्थमस। ठीक है, ये इस्थमस है और ओपनिंग का नाम आप लोग बताने वाले हैं। क्लियर, ऑलराइट। आगे अगर बढ़ते हैं, अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि ये जो पूरा ट्यूब है वो इस यूटेराइन कैविटी में ऐसे ही लटका हुआ रहता है, नहीं, इसका भी अटैचमेंट होता है, ये भी अटैच रहता है इस यूटेराइन कैविटी के साथ। और पीछे एक लेदर, जैसे मान के चलिए कि हमने देखा होगा बैट, हमने देखा है, हमने बैट देखा है ना, हमने जो बैट देखा है, इस बैट का जो हाथ होता है यहां से एक लेयर होता है जो बॉडी से कनेक्टेड रहता है ना। ये हमारा ऐसे जब बैट ऐसे ओपन करता है तो एक लेयर बन जाता है यहाँ पे, तो उस लेयर, वो लेयर क्या है, वो हमारे बॉडी से कनेक्ट करके रहता है। या करेक्ट लिखिएगा। तो वो क्या है, वैसे ही यहाँ पे एक लेयर होता है जो इस यूटेरस के साथ अटैच रहता है, इस यूटेरस के साथ वो लेयर अटैच रहता है। वो उस लेयर को, वो भी एक तरह का कनेक्टिव टिश्यू होता है, जिसको हम कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसको हम कहते हैं लिगामेंट। ठीक है, ऑल राइट, आंचल यू आर राइट। ठीक है, वो एक कनेक्टिव लिगामेंट है। ठीक है, वो कनेक्टिंग लिगामेंट है और वो लिगामेंट क्या है, ब्रॉड लिगामेंट। जनरली कॉमन हम इसको क्या कहते हैं, जनरल नाम उसका दिया जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट। क्या है, ब्रॉड लिगामेंट। इससे ज्यादा इसका डिटेल नाम की कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये सब बाकी डिटेल एनाटॉमी आप लोग ग्रेज एनाटॉमी के बुक में एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़ोगे। ठीक है, ये है आपका ब्रॉड लिगामेंट। ठीक, उसके बाद ये जो आपका लिगामेंट यहाँ पे, ये भी ओवरी ऐसे ही खुला ओपन नहीं रहता, ये तो फॉल हो जाएगा क्योंकि ये कैविटी में प्रेजेंट होता है, तो ओवरी भी गिर सकता है। तो ये ओवरी इस यूट्रस के साथ जुड़ा रहता है। ठीक है, ये ओवरी कहाँ जुड़ा रहता है, इस यूट्रस के साथ जुड़ा रहता है। तो ये जो ओवरी यहाँ पे यूट्रस के साथ जुड़ा हुआ है, इसका क्या नाम है, इसका भी नाम यहाँ पे प्रेजेंट है और ये नाम है शॉर्ट लिगामेंट। इसको हम कहते हैं शॉर्ट लिगामेंट। ये भी एक तरह का लिगामेंट है, ये भी एक तरह का लिगामेंट है, यानी कनेक्टिव टिश्यू है जिसको हम कहते हैं शॉर्ट लिगामेंट। तो ये ब्रॉड लिगामेंट जो इस ट्यूब को कनेक्ट करके अटैच करके रखता है और ये ओवरी को अटैच करके जो रखता है उसको हम कहते हैं शॉर्ट लिगामेंट।
ठीक है, तो ब्रॉड लिगामेंट एंड शॉर्ट लिगामेंट, इसके मेडिकल टर्म्स होते हैं, लेकिन मेडिकल टर्म्स के लिए अभी कोई जरूरी नहीं है वो सब मेडिकल टर्म्स याद रखना, क्योंकि वो इतना मेडिकल टर्म्स नहीं पूछता है आपके एग्जाम्स में, क्योंकि अभी हम लोग सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें नीट निकालना है, डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर बनने के लिए ग्रेस एनाटॉमी और गाउटन एंड हॉल, यस, शॉर्ट लिगामेंट या राउंड लिगामेंट, यस ऑफ कोर्स, इसको हम राउंड लिगामेंट भी कह सकते हैं, राउंड एंड शॉर्ट लिगामेंट या राउंड लिगामेंट, वेरी गुड। तो ग्रेज एनाटॉमी, सस्पेंसरी लिगामेंट, आंखों के आंख में चली गई यहाँ, ठीक है, लिगामेंट के अलग अलग नाम होते हैं, खैर यहाँ पे ये काफी है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग लिगामेंट्स के अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है, राइट। तो नीट के लिए ग्रेज एनाटॉमी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको जो पढ़ाया जाए काफी है। ग्रेज एनाटॉमी, गाउटन एंड हॉल का मेडिकल फिजियोलॉजी, ठीक है, या जेपी एसेंशियल, शंभुलिंगम का जेपी एसेंशियल, वो सारे बुक्स जो है वो आप लोग मेडिकल बुक्स हैं, अभी चाहो तो भी रेफर कर सकते हो, लेकिन नीट के लिए उतना जरूरी नहीं है, वो सबसे रेफर करके ही आपको क्लास में लेक्चर्स डिलीवर किए जाते हैं, ठीक है। वो सब बुक्स आप लोग एमबीबीएस के फर्स्ट सेकंड ईयर में पढ़ोगे, एनाटॉमी फिजियोलॉजी आपको वहीं पे पढ़ना है, और वही सब बुक्स रेफर किए जाते हैं इंटरनेशनल लेवल में, वही पब्लिशिंग कंपनी पब्लिशर्स या वही बुक वही ऑथर का बुक जो प्रेफर किया जाता है, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, ये पर्टिकुलर रीजन कवर्ड है और ये पर्टिकुलर रीजन कवर्ड है। यहाँ पे ये जो सर्विक्स है, हम लोग नीचे से आते हैं, ये जो वजाइना है, ये वजाइना एसिडिक होता है, वजाइना का पीएच क्या होता है, एसिडिक होता है, यानी इसका पीएच अराउंड 4 to 6 के बीच में होता है, या 3 to 6 के बीच में होता है इसका पीएच। कितना एग्जैक्ट पीएच होता है हम ऑलरेडी बता चुके हैं, ये मुझे आप लोग बताइएगा, ठीक है, कि इसका पीएच क्या है, मतलब ये एसिडिक होता है, इतना ज्यादा नहीं, बट ये एसिडिक होता है। ये व्हाई इट इज एसिडिक, रीजन इज बाहर से आने वाले इंफेक्शंस को इस एसिडिक मीडियम में किल कर दिया जाता है। अगर आप इस एनवायरनमेंट को एसिडिक नहीं रखेंगे तो बाहर से कोई भी इंफेक्शंस इजीली क्रॉस करके आपके यूट्रस तक पहुंच सकते हैं, और मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और बहुत सारे यहाँ पे रिप्रोडक्टिव फिजियोलॉजी को ये अल्टर कर सकते हैं, और पैथोलॉजिकल कंडीशन जो हमारा वो डैमेज हो सकता है। आई मीन पैथोलॉजिकल कंडीशन के तरफ आप लोग जा सकते हैं, मतलब डिजीज हो सकता है, डिसऑर्डर या डिजीज हो सकता है, कोई भी किसी भी तरह के इंफेक्शन हो सकते हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इंफेक्शन हो सकता है। यूरिनरी इंफेक्शन अगर ये यूरेथ्रा में पहुंचा है तो यूरिनरी इंफेक्शन करेगा, वजाइना में पहुंचता है तो यहाँ मेंस्ट्रुअल डिसफंक्शन हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में प्रॉब्लम आ जाएंगे, अगर प्रेग्नेंट फीमेल है तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना। ऑल राइट, इसीलिए इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये एसिडिक मीडियम होता है। जब पॉपुलेशन होता है, ठीक है, जब पॉपुलेशन होता है उस पॉपुलेशन के दौरान आपको जो पेनिस जो एजैकुलेट करता है रिप्रोडक्शन के लिए, बहुत ही सिंपल कुछ स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा स्टेप है एजैकुलेशन, तीसरा स्टेप है इंसेमिनेशन, वही एजैकुलेशन और इंसेमिनेशन कनेक्टेड है। उसके बाद है आपका फर्टिलाइजेशन, उसके बाद है एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट, जेस्टेशन, और फिर आते हैं आपको क्या, जेस्टेशन के बाद आते हैं आपको पार्चुरेशन, ठीक है। तो ये कुछ स्टेप्स हैं रिप्रोडक्शन के। कौन कौन से स्टेप है, पहले क्या है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा क्या है, दूसरा है इंसेमिनेशन या फिर एजैकुलेशन एंड देन इंसेमिनेशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है ये मूवमेंट ऑफ स्पर्म, फर्टिलाइजेशन। उसके बाद क्या है, फर्टिलाइज होने के बाद जेस्टेशन यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट पीरियड, इसको जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जेस्टेशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद है पार्चुरेशन यानी रिलीज ऑफ द बेबी। तो ये बेसिक स्टेप्स है, राइट। उसके बाद पार्चुरेशन के बाद भी एक स्टेप होता है लैक्टेशन, यानी ऐसा पीरियड जिसमें कि मिल्क प्रोडक्शन होते हैं, ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन एंड रिलीज होते हैं फ्रॉम द मैमरी ग्लैंड। तो चलिए, तो ये है वजाइना, ये सर्विक्स है। वजाइना के बारे में हमने देखा। और जब पॉपुलेशन होता है, पॉपुलेशन यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है, उस वक्त जो एजैकुलेट होते हैं वो इसी रीजन में, वजाइना के इसी रीजन में रिलीज होते हैं। और उस वक्त ये आपका जो सर्विक्स है, ठीक है, ये आपका जो सर्विक्स है, ये क्या है, ये सर्विक्स, यहाँ पे क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, म्यूकस ग्लैंड होते हैं।
यहाँ पे क्या होते हैं, म्यूकस ग्लैंड होते हैं, और यहाँ पे मेम्ब्रेन, एकदम म्यूकस मेम्ब्रेन यहाँ पे टाइट होता है, और यहाँ पे क्या होता है, मेम्ब्रेन जो है वो टाइट होता है, और एक टाइट प्लग यहाँ पे बनाता है, टाइट प्लग यहाँ पे बना के रखता है, टाइट प्लग यहाँ पे बना के रखता है। क्यों? क्योंकि ये जो स्पर्म है वो एंटर नहीं कर पाए, ठीक है, स्पर्म क्या नहीं कर पाए, एंटर नहीं कर पाए, ठीक है, एक म्यूकस प्लग यहाँ पे बना रहता है। ऑलराइट, ओके, तो ये म्यूकस सेक्रेट करता है, दिस इज द सर्विक्स रीजन। उसके बाद ये आपको क्या है, ये यूटेराइन कैविटी है, यूटेराइन वॉल है, और ये यूटेराइन कैविटी है। ये यूटेराइन कैविटी अल्कलाइन होता है, क्या होता है, अल्कलाइन। ये वजाइना क्या होता है, वजाइना होता है एसिडिक, और यूटेराइन कैविटी होता है अल्कलाइन। और एक और चीज अगर बता दे, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन बन सकता है, या क्वेश्चन बना भी होगा, आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन अगर देखा होगा आप लोगों ने, तो स्पर्म का मूवमेंट यानी मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म इज मोर, इक्वेशन है, रिमेंबर इक्वेशन है, मोटिलिटी ऑफ स्पर्म इज मोर इन विच रीजन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, ये पूछा जाता है। आंसर क्या आना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन दिया जाएगा इन्फंडिबुलम, दूसरा यूटेराइन कैविटी, तीसरा सर्विक्स, चौथा वजाइना। अब मुझे बताइए आंसर क्या होगा, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, मुझे बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन है स्पर्म का मोटिलिटी ज्यादा किस रीजन में होता है, वजाइना, सर्विक्स, यूटेराइन कैविटी या फैलोपियन ट्यूब। ऑप्शन ए फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी यूटेराइन कैविटी, ऑप्शन सी सर्विक्स, ऑप्शन डी वजाइना। टेल मी आंसर, कम ऑन क्विक। हम आंसर चेक करेंगे, आंसर अभी हम चेक करने वाले हैं, ठीक है, तो आंसर आप लोग चैट बॉक्स में भेजते जाइए। आंचल का आंसर सही है, संजना का आंसर भी सही है। नेक्स्ट, रजिया तबस्सुम आंसर गलत है, लेखिका आंसर सही है। और क्वेश्चन और आंसर्स हम वेट कर रहे हैं, कम ऑन, आई एम वेटिंग फॉर सम मोर आंसर्स। प्रांजल रॉय सही है एकदम, 100% करेक्ट। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, कम ऑन फास्ट। फास्ट फास्ट फास्ट, बस इतना ही, और लोग क्या कहां गए, इतने सारे लोग हैं, कम ऑन यार, आंसर दीजिए। दिलबर, हाँ दिलबर, दिलबर गलत हो गया यार, एकदम नजर क्लोज हो, बहुत क्लोज हो, थोड़ा सा और सोचते तो आ जाता आंसर, गलत है आयुषी, सो सॉरी, गलत है। आगे बढ़िए और बताइए, और बाकी लोग, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, चलो बाकी लोग पता नहीं क्यों आंसर नहीं दे रहे हैं, एनीवेज आंसर पता है नहीं पता है, आई डोंट नो, बट ट्राई करना चाहिए, गलत हो या सही हो, आप लोग ट्राई करना, आप लोगों का भाई बनता है, ट्राई तो करना चाहिए, है ना, कम ऑन ट्राई करिए ना। खैर एनीवेज लीव, चलिए, तो यहाँ पे कई सारे लोगों ने आंसर दिया था, एक और आंसर आया यहाँ पे, ओके सर ऑप्शन रिपीट करिए। ओके, ऑप्शन ए फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन बी यूटेराइन कैविटी, ऑप्शन सी सर्विक्स, ऑप्शन डी वजाइना। श्रेया श्रीवास्तव 100% राइट आंसर। सॉरी वर्षा, यू आर रॉन्ग। एनीवेज हम आंसर बता देते हैं, और आंसर का रीजन भी हम बता देते हैं। देखिए, वजाइना में एसिडिक एनवायरनमेंट होता है, यूट्राइन कैविटी में अल्कलाइन एनवायरनमेंट होता है। अच्छा शरण्या है, सॉरी एनीवेज, ठीक है, यहाँ पे अल्कलाइन होता है, और यहाँ पे मूव करता है, और यहाँ पे भी मूव करता है, यहाँ पे भी अल्कलाइन ही होता है। तो जो लोग फैलोपियन ट्यूब में आंसर किए हैं,
ठीक है, फैलोपियन ट्यूब, वो भी उनका भी आंसर सही है लगभग, लेकिन फैलोपियन ट्यूब से भी ज्यादा स्पीड होता है यूटेराइन कैविटी। ठीक है, लगभग आपका फैलोपियन ट्यूब जिन्होंने आंसर किया वो लगभग सही है, बिकॉज वहां पे भी अल्कलाइन होता है और वहां पे भी स्पीड ज्यादा होता है, लेकिन कंपैरेटिवली यूटेराइन कैविटी में स्पीड ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि ये अल्कलाइन मीडियम, कौन सा मीडियम है ये? अल्कलाइन मीडियम। और यहाँ पे क्योंकि एनर्जी जो होते हैं यहाँ पे स्पर्म के वो काफी ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि यही पे जस्ट अभी एंटर किए हैं और यहाँ पे फ्रक्टोज, कैल्शियम होते हैं, फ्रक्टोज होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया तो स्पर्म में होते ही है। आपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में स्पर्म भी आपने देखा होगा, स्पर्म होते हैं, स्पर्म में स्पर्म के स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा, और माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया क्यों होते हैं? नहीं, फैलोपियन ट्यूब अभी इस मुकाबले में फैलोपियन ट्यूब और अगर यूट्राइन कैविटी दोनों दिया जाए तो पहला ऑप्शन आपको यूट्राइन कैविटी चूज करना है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब भी सही है, लगभग सही है। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब भी लगभग सही है। ठीक है, लेकिन आपको यूट्राइन कैविटी चूज करना है। और दूसरी चीज आपको हम बता दें, ठीक है, कि दोनों आंसर, कोई भी आंसर चूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए दोनों आंसर आपको, क्योंकि दोनों अल्कलाइन मीडियम है। और अल्कलाइन मीडियम कारण क्या है यहाँ पर रैपिड स्पीड होने का? क्योंकि अल्कलाइन मीडियम में स्पर्म का मूवमेंट ज्यादा होता है कंपेयरिंग टू एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में स्पर्म मोटाइल नहीं होता है, कैसे भी मुश्किल से वो मोटिलिटी को अपना मोटिलिटी स्टार्ट करता है और इस सर्विक्स को पेनिट्रेट करते हुए पहुंचता है। लेकिन इस सर्विक्स को ज्यादा पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा अगर यहाँ पे म्यूकस प्लग होगा। अगर यहाँ पे म्यूकस प्लग होगा तो ये क्या नहीं कर पाएगा, इजीली स्पर्म को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे जो ओवुलेशन जब हो जाता है तो ये म्यूकस प्लग जो है ये लूज हो जाता है। ये क्या हो जाता है? लूज हो जाता है। और ये स्पर्म कैसे भी मुश्किल से यहाँ से माइग्रेट करके यहाँ तक पहुंच जाते हैं। जैसे यहाँ तक पहुंचते बहुत हैप्पी हो जाते, खुश हो जाते, और ये रैपिड स्पीड से ये दोनों तरफ एंटर कर जाते, क्योंकि इनको नहीं पता है कि किस तरफ गया है आपका, किस तरफ ओवम निकला है, तो इसीलिए दोनों तरफ ये मूव करते हैं हाई स्पीड से। ठीक है, ऑल राइट। तो क्वेश्चन क्या था? तो यहाँ पे ये आंसर था, राइट। तो ये आपके यूट्राइन कैविटी और ये अल्कलाइन होता है और इसीलिए यहाँ पे आपको स्पर्म का मूवमेंट ज्यादा होता है। ठीक है, ये अब देखते हैं ये यूटेराइन वॉल है। ये यूटेराइन वॉल जो होते हैं इनके तीन लेयर होते हैं। ठीक है, यूटेराइन वॉल के कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर होते हैं। यूट्राइन वॉल के कितने लेयर होते हैं? 3 लेयर। कौन कौन से लेयर होते हैं? कौन कौन से लेयर होते हैं? पहला लेयर जो बाहर की तरफ होता है उसको हम कहते हैं एंडो, अंदर, आई मीन अंदर की तरफ होता है, सॉरी, इसको हम कहेंगे एंडोमीट्रियम। इसको हम क्या कहेंगे? एंडोमीट्रियम। ये क्या, कौन सा लेयर है? ये एंडोमीट्रियल लेयर है जो अंदर की तरफ प्रेजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड में एक लेयर होता है, तो ये क्या है? ये है आपका एंडोमीट्रियम। ये क्या है? एंडोमीट्रियम। ये है आपका एंडोमीट्रियम, एंडोमीट्रियल लेयर। ठीक है, दूसरा कौन सा लेयर होता है? दूसरा लेयर होता है मायोमीट्रियम। दूसरा लेयर होता है मायोमीट्रियम, मस्कुलर लेयर, मायोमीट्रियम, मिडिल लेयर यानी मायोमीट्रियम। ये है आपका मायोमीट्रियम। और उसके बाद तीसरा लेयर, ये जो तीसरा लेयर यहाँ पे प्रेजेंट है, ये थर्ड लेयर, ये कौन सा लेयर है? ये है पेरीमीट्रियम। ये कौन सा लेयर है? ये लेयर है पेरीमीट्रियम। इसको हम कहेंगे पेरीमीट्रियम। हम लेबल कर देते हैं, ये कौन सा लेयर है? ये लेयर है पेरीमीट्रियम। तो 3 टोटल लेयर हो गए यहाँ पे। पहला लेयर, ठीक है, ये यूट्राइन वॉल के ही 3 लेयर हैं। पहला लेयर पेरीमीट्रियम जो बाहर का लेयर है, पेरीमीट्रियम। उसके बाद मिडिल लेयर, इसको हम कहेंगे
हम क्या करते हैं, इस छोटे से रीजन को हम एलॉबरेट कर देते हैं, यहाँ पे बना देते हैं बड़ा सा। तो बाहर का जो लेयर है, ठीक है, बाहर का जो लेयर है, ठीक है, ये बाहर का लेयर है, एंडोमेट्रियम का ही ये लेयर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लेयर, इसके भी 3 लेयर होते हैं, एक बाहर का लेयर होता है, उसके बाद एक सेकेंड एक लेयर होता है, और एक थर्ड लेयर होता है। जो बाहर में जो लेयर प्रेजेंट होता है ये होता है वैस्कुलर लेयर। क्या होता है, वैस्कुलर लेयर। और यहाँ पे ब्लड वेजल्स जो होते हैं, आपको यहीं पे ब्लड वेजल्स आपको ज्यादा प्रेजेंट होते हैं, आई मीन अच्छे से यहाँ पे डेवलप होते हैं, ठीक है, डेवलप हुए रहते हैं। सेकेंड लेयर होता है मस्कुलर लेयर। सेकेंड लेयर क्या होता है, मस्कुलर लेयर होता है, स्पॉन्जी लेयर, स्पॉन्जी मस्कुलर लेयर। तीसरा लेयर होता है बेसल लेयर। तीसरा लेयर क्या होता है, इसको हम कहते हैं स्ट्रेटम बेसालिस, इसको हम कहते हैं बेसल लेयर। तो ये ऐसे 3 लेयर होते हैं, ठीक है, 3 लेयर होते हैं एंडोमेट्रियम में, और इस तीनों में आपको ब्लड वेजल्स के सप्लाई होते हैं। और जब कभी भी एंडोमेट्रियम का लाइनिंग शेड होता है, तो यही लाइनिंग जो होते हैं वो शेड होते हैं, ठीक है, जो ब्लड वेसल का जो लाइनिंग है, यही 2 लाइनिंग शेड होते हैं। मोस्ट प्रोबेबली सबसे ज्यादा शेड होता है ये वैस्कुलर लेयर, लेकिन ये दोनों शेड होते हैं। बेसल लेयर शेड नहीं होता है एंडोमेट्रियम में। जब शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम टेक्स प्लेस, when the shedding of endometrium takes place, only the 2 layer of endometrium sheds। यही 2 लेयर होते हैं एंडोमेट्रियम के जो शेड होते हैं। बाकी का जो बेसल लेयर होता है, ये क्या है, ये बेसल लेयर, ये बेसल स्पॉन्जी लेयर है, वैस्कुलर लेयर। ये जो बेसल लेयर होता है, ये बेसल लेयर शेड नहीं करते हैं। और जब कभी भी आपका फर्टिलाइजेशन के बाद जब आपका ब्लास्टुला, ठीक है, ब्लास्टोसिस्ट क्या करते हैं, इम्प्लांट होते हैं, तो इसी 2 रीजन में ही इम्प्लांट होते हैं और ग्रो करते हैं, ये बेसल लेयर तक नहीं पहुंचते, ठीक है। इसीलिए हमने ये तीनों लेयर को अलग से अच्छे से आपको बताया। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग के वर्क या फिर एम्ब्रियोनिकल अटैचमेंट के वर्क, जो हमारे जो आपको ब्लास्टोसिस्ट होते हैं, जो यहाँ पे इम्प्लांट होते हैं, कौन कौन से लेयर में इम्प्लांट होते हैं, या कौन सा लेयर, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर विल नॉट शेड, which of the following endometrial layer will not shed during the menstrual bleeding, ये भी पूछा जा सकता है। आपको आंसर लिखना है यहाँ पे स्ट्रेटम बेसालिस, ठीक है। तो ये बेसल लेयर होता है, स्ट्रेटम बेसालिस कहते हैं इसको। ये बेसल लेयर क्या होता है, ये शेड नहीं होता है। और वैस्कुलर लेयर और ये स्पॉन्जी लेयर, यहाँ पे ये क्या करते हैं, शेड हो जाते हैं। जब भी आपको क्या होते हैं, जब भी आपको मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होना होता है, यहीं पे यही मस्कुलर लेयर आपको कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होते हैं, इसके वजह से ये शेड होता है और ब्रेक होता है, ठीक है। और इसका कनेक्शन आपको नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन से कनेक्टेड रहता है, और ये इंफॉर्मेशन आते ही यहाँ पे मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होने लगते हैं। उसके बाद कुछ सम प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, कुछ ऑक्सीटोसिन भी आपको यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। खैर, दैट इज डिफरेंट, दैट ऑक्सीटोसिन इज ड्यूरिंग पार्चुरेशन, पार्चुरेशन के वक्त ऑक्सीटोसिन आते हैं और यहाँ पे करते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ ध्यान देना है कि यूटेराइन वॉल के 3 लेयर होते हैं। एक लेयर होता है इनर लेयर, दैट इज योर एंडोमेट्रियम, सेकेंड लेयर इज योर मायोमेट्रियम, एंड थर्ड लेयर इज योर पेरीमेट्रियम। ये 3 लेयर होते हैं, और ये पेरीमेट्रियम इज द आउटर कैप्सुलर लेयर, सेकंड मायोमेट्रियम इज द somewhat muscular layer, और थर्ड इज योर एंडोमेट्रियम, which again is divided into 3 basic layers। एक होता है स्ट्रेटम बेसालिस, दूसरा यहाँ पे स्पॉन्जी लेयर, और ये होता है वैस्कुलर लेयर। ये 3 लेयर आपको प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ओके, ऑल राइट। तो ये था आपका 3 बेसिक लेयर। चलिए, आपको हम होमवर्क देते हैं कि आपके बुक में ये अवेलेबल है, आपके बुक में ये अवेलेबल है, ये तीनों का नाम, हम तो स्ट्रेटम बेसालिस बेसल लेयर का बता दिए, लेकिन आपका बाकी का जो 2 लेयर है, इसका क्या नाम है, ठीक है। हम एक लेयर का बता देते हैं कि एफ से शुरू होता है, फैसी समथिंग, ठीक है, आप ही बताइएगा मुझे, ठीक है, एक छोटा सा हिंट आपको दे दिए। तो एक और लेयर, तो 2 लेयर का यहाँ पे आपको नाम ढूंढना है। उसके बाद यहाँ पे इसको ओपनिंग और एंडिंग के बारे में आपको मुझे बताना है।
तो अगले क्लास में ये सब चीज मुझे बताइएगा, ये सारा चीज जो है ये अगले क्लास में मुझे आपको बताना है, आप लोगों को मुझे बताना है, ठीक है, ये चीज है। तो ये था आपका एनाटॉमी। यहाँ पे एक छोटा सा और एक चीज हम बता दें कि हमारे जो फीमेल जेनिटेलिया होते हैं, फीमेल जो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से ये ओवरी क्या करते हैं, ये ओवरी एक तरह का एंडोक्राइन ग्लैंड होता है जो ओवम प्रोडक्शन करता है, ओवम प्रोडक्शन करता है, और ये ओवम रिलीज होता है इस फिम्ब्रिया के, फिम्ब्रिया को कलेक्ट करता है और फिम्ब्रिया से कलेक्ट करके एम्पुला रीजन में जाता है, यहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, देन वो डिवाइड होते होते मूव करते करते यूटेराइन कैविटी में आता है और फिर यहाँ पे इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है। ये एनाटॉमी क्लियर होना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि ये एनाटॉमी अगर क्लियर होगा तभी हम लोग जो इम्प्लांटेशन पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन, तब आप लोगों को समझ में आएगा, और बाकी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा। एक छोटा सा चीज हम आपको बता दें, तो ओवरी जो होते हैं, ये 2 ओवरी हमारे पास होते हैं, हर ओवरी अलग अलग महीने में ओवम को रिलीज करता है, अल्टरनेटिव मंथ में ओवम को रिलीज करते हैं, और ये आपको ओवम को रिलीज करते हैं, ठीक है। हमारे पास जो ओवरी होते हैं, ठीक है, वो क्या रिलीज करते हैं, ओवरी रिलीज करते हैं आपको ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। ओवरी क्या रिलीज करते हैं, 2 हार्मोन रिलीज करते हैं, एक हार्मोन है ईस्ट्रोजन और दूसरा हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन। एक और चीज बता दें, ये जो आपका फैलोपियन ट्यूब है, ठीक है, फैलोपियन ट्यूब है, ये आपका जो इंफेंडिबुलम है, फैलोपियन पूरा ट्यूब है, इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो एपिथेलियल सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, वो सेल्स होते हैं आपके एपिथेलियल सेल्स, एपिथेलियल सेल्स। और ये एपिथेलियल सेल्स साधारण एपिथेलियल सेल्स नहीं होते हैं, ये ब्रश बॉर्डर्ड एपिथेलियल सेल्स होते हैं, या हम कह सकते हैं सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। यहाँ पे सीलिया प्रेजेंट होता है, और उसी सीलिया के वजह से यहाँ जब ओवम रिलीज होता है, ये ओवम मूव कर पाता है, ओवम सीलिया के वजह से मूव करता है, और यहाँ पे सिर्फ सीलिया के वजह से ही मूवमेंट नहीं होता है, सीलिया के साथ साथ यहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट भी होता है। Not only here, peristaltic movement also takes place in the uterine cavity and in the cervix region also. So यहाँ पे जब, लेकिन यहाँ का जो लाइनिंग है वो एपिथेलियल सेल से बना है, और ये एपिथेलियल सेल ब्रश बॉर्डर या सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। क्या होते हैं ये एपिथेलियल सेल्स, सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स होते हैं। यहाँ पे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस यानी सीलिया प्रेजेंट होते हैं, और वो सीलिया क्या करते हैं, वो ओवरी को या ओवम को मूव करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए होते हैं, वो लोग ट्रांसपोर्ट करने के लिए होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रांसपोर्टेशन में काम करेंगे, ठीक है, राइट, ओके, ऑलराइट। चलिए, तो दिस इज अबाउट योर, अच्छा, दिस इज अबाउट योर फीमेल रिप्रोडक्टिव एनाटॉमी, ठीक है, इंटरनल जेनिटेलिया, ये आपको हमने बता दिया। अगले क्लास में हम लोग इसका अगला टॉपिक देखेंगे, लाइक हम लोग गैमेटोजेनेसिस, ओवरी और अलग अलग ऑर्गन्स का हम लोग अलग अलग एनाटॉमी देखेंगे, ठीक है। सो ओवरी का एनाटॉमी क्या है, ओवरी का स्ट्रक्चर क्या है, पार्ट्स क्या है, फंक्शन क्या है, फैलोपियन ट्यूब का क्या है, ये यूट्राइन कैविटी और बाकी सारे रीजन्स का क्या है, हम अलग अलग हम लोग देखेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं वो भी देखेंगे। उसके बाद हम लोग गैमेटोजेनेसिस पढ़ेंगे, मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे, उसके बाद एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट और मैच्योरेशन पढ़कर इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो बहुत सब कुछ पढ़ना है, इसीलिए जुड़ते रहिए, ज्वाइन करते रहिए और पढ़ते रहिए, ऑलराइट, ओके। चलिए, यस, मेमोरी ग्लैंड्स का भी एनाटॉमी पढ़ना है, ठीक है, तो मेमोरी ग्लैंड्स का एनाटॉमी हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू, और ऐसे जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, बाय।